Good morning all of you. I welcome you all on the MCIT digital platform. So we were discussing about the regeneration, or we can say it as limb regeneration. So when we talk about limb regeneration, सबसे पहली बात limbs होते क्या हैं? So limbs में अगर मैं बात करूँ तो limbs एक्चुअल में 4 लिम्स हिंड लिम्स हम बोलते हैं, दैट मीन्स लेग्स ही होते हैं लिम्स, एंड इनका रीजनरेशन देखा गया है। किन में देखा गया है? सैलेमेंडर्स में इनका रीजनरेशन देखा जाता है। सैलेमेंडर्स किसके मेंबर्स हैं? यूरोडेला के मेंबर्स हैं। एंड जब यूरोडेला की बात करते हैं तो यूरोडेला वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें इवन एडल्ट स्टेज में भी, इवन वयस्क अवस्था में भी टेल देखने को मिलेगी। सो लिम्ब रीजनरेशन को हम मेनली किसके अंदर देखेंगे? एग्जाम्पल है हमारा सैलेमेंडर। ठीक बात है। अब सैलेमेंडर में लिम्ब रीजनरेशन देखना है, यानी कि वापस से बन रहा है उस कंडीशन को देखना है। फर्स्ट थिंग, वापस से कब बनेगा? जब वो एक बार क्षतिग्रस्त होगा। तो रीजनरेशन है, दैट मीन्स एक बार क्षतिग्रस्त होना ज़रूरी है। अब इस मेथड में 3 स्टेप्स होंगे। एक मॉर्फोलॉजिकल है, ठीक है, बाहर से आकारिकी कैसा होता है। एक हिस्टोलॉजिकल है, यानी कि उत्तकीय कैसा होता है, उत्तक कैसे होते हैं। एक बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल है, रासायनिक, जैव रासायनिक बोल सकते हो, या फिर कारिकीय इवेंट। 3 पार्ट्स में लिम्ब रीजनरेशन को हम डिवाइड करते हैं। सो फर्स्टली, सबसे पहली चीज़ जो हमारे माइंड में आती है, दैट कम्स आउट टू बी मॉर्फोलॉजिकल इवेंट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, मॉर्फोलॉजी में चेंज आना इज मॉर्फोलॉजिकल इवेंट। फर्स्ट एंड फोरमोस्ट थिंग, मॉर्फोलॉजी में चेंज 3 मेथड्स की वजह से आ सकता है। ठीक है, फर्स्ट प्री ब्लास्टेमा, दूसरी ब्लास्टेमा, और थर्ड मॉर्फोजेनेसिस। ठीक बात है। 3 स्टेजेस देख रहे हैं हम। पहली प्री ब्लास्टेमा, यानी कि प्रमुकुल से पूर्व वाली अवस्था, प्री ब्लास्टेमा। सेकेंड ब्लास्टेमा स्टेज, यानी कि प्रमुकुल अवस्था। एंड थर्ड एंड लास्ट इज मॉर्फोजेनेसिस, कि कैसे कार्यकी तो चेंज होगी ही, इसके साथ साथ कार्यकी में तो आएगा ही चेंज, क्योंकि एक कटा हुआ पार्ट है और बन जाएगा तो वापस से वही फंक्शंस परफॉर्म करने लग जाएगा। बट मॉर्फोजेनेसिस का मतलब क्या है? आकारिकी, आकार में भी चेंज आने लगेगा, यानी कि धीरे धीरे तीनों स्टेप्स मिलकर क्या कर रहे हैं? एक्चुअल में उनका मेन काम क्या है? फॉर्मेशन करना, वापस से निर्माण करना। तो बात करते हैं, इसको देखने से पहले एक इम्पॉर्टेंट थिंग, एक इम्पॉर्टेंट डायग्राम जो हमारे माइंड में आता है, उसको देखना भी ज़रूरी है। राइट, तो देखेंगे कि होता क्या है एक्चुअल में। ये एम्प्यूटेड 4 लिम्ब है, 4 लिम्ब मीन्स आगे वाला लिम्ब, और ये एम्प्यूटेड हाइंड लिम्ब है, यानी कि पीछे वाला लिम्ब। राइट, अग्रपाद एंड पश्चपाद जिसे बोलते हो। जैसे ही कटा, क्या देखने को मिला? यहाँ पे सेल्स का इकट्ठा होना देखने को मिला, सेल्स एक्यूमुलेट होने लगे, एक जगह पे आने लगे। दूसरी चीज़, जैसे जैसे सेल्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं, सेल्स एक्यूमुलेशन से क्या हो रहा है? एक बड का निर्माण हो रहा है, यानी कि सेल एक्यूमुलेशन अगर ज़्यादा होता रहेगा, सपोज ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है, यहाँ पे मैं देख रही हूँ, एक बार हम देखेंगे इस साइड से, सेल्स इस तरह से ऐसे बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो क्या बन जाएगा? ये एक्चुअल में एक कौन सी संरचना बन जाएगी? ब्लास्टेमा संरचना बन जाएगी। यहाँ पे प्रमुकुल का निर्माण हो चुका है, तो हम इसको मार्क कर सकते हैं ब्लास्टेमा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में देखोगे, सीधी सी बात है, क्योंकि डेवलपमेंट हो रहा है तो धीरे धीरे यहाँ पर एक कोन जैसी संरचना दिखेगी। ठीक है, कोन जैसी संरचना दिखेगी, उसको हम बोल देंगे कि कोन जैसी संरचना दिख रही है, तो ये क्या हो गई?
कोन स्टेज। अब धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो आगे बढ़ते बढ़ते देखोगे पैलेट स्टेज, यानी कि ये और आगे बढ़ेगा तो ये क्या देखने को मिलेगी हमें, पैलेट स्टेज। पैलेट स्टेज में क्या होगा, प्लेट जैसी संरचना देखने को मिलेगी। प्लेट अगर 4 लिम्ब है तो कौन सी प्लेट बनेगी, हैंड प्लेट, और अगर हाइंड लिम्ब है, पीछे वाला लिम्ब है, तो कौन सी प्लेट बनेगी, फुट प्लेट। और लास्ट में क्या देखने को मिलेगा, डिजिट्स का फॉर्मेशन, डिजिट्स का निर्माण। तो लास्ट स्टेज मैं यहाँ पे बनाती हूँ, इसी की लास्ट स्टेज ये ऐसी रहेगी, ये ऐसे, ठीक है। जिसमें 4 डिजिट्स बनते हैं वो तो क्या बन जाएगी, हैंड 4 लिम्ब। जिसमें 5 डिजिट्स बनते हैं वो क्या बन जाएगी, हाइंड लिम्ब। 4 लिम्ब, हाइंड लिम्ब, फ्रंट लेग्स, बैक लेग्स, राइट। तो 5 डिजिट्स होते हैं हाइंड लिम्ब्स में, 4 लिम्ब्स में सिर्फ 4 ही डिजिट्स देखने को मिलेंगे, 4 ही फिंगर्स देखने को मिलेंगे। तो ये एक सिंपल डायग्राम है जो शो कर रहा है कि किस तरह से प्रोसेस स्टार्ट होता है एंड किस तरह से प्रोसेस होना चाहिए आगे कंटिन्यू। नाउ सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमारे माइंड में आती है वो ये कि ये तीनों जो स्टेप्स हैं, इन तीनों स्टेप्स में ये वाला पार्ट जो है ये इन्वॉल्व रहेगा। सो वन थिंग जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, फर्स्ट प्री ब्लास्टेमा स्टेज। प्री ब्लास्टेमा यानी कि ब्लास्टेमा को हम क्या बोल रहे हैं, प्रमुकुल, बड प्रमुकुल बोल सकते हो, रीजनरेशन बड बोल सकते हो, पुनरुद्भवन कलिका बोल सकते हो। वो जो बन रही है उससे पहले की स्टेज यानी कि पूर्व प्रमुकुल या पूर्व कलिका वाली स्टेज है, पूर्व रीजनरेशन बड वाली स्टेज है, तो उसको हमने नाम दिया प्री ब्लास्टेमा। सिंपल, प्री ब्लास्टेमा। प्री ब्लास्टेमा को अगर हम देखें तो एक नॉर्मल सा माइंडसेट ये आता है कि ब्लास्टेमा स्टेज से पहले वाली, ब्लास्टेमा में कलिका बनती है तो उससे पहले क्या ही होगा, तो उससे पहले क्या ही होगा वो देख लेते हैं। एक हैंड है, उसको काट दिया गया, कट गया, काटेगा नहीं, नेचुरली कट गया, या हम बोल सकते किसी प्रेडेटर के कांटेक्ट में आ गया कोई सैलेमेंडर और उसने उसके लेग को काट दिया, ठीक है। अब ये पार्ट कट गया तो इस पार्ट को अब हम क्या बोलेंगे, ये पार्ट जो कट रहा है, अलग हो रहा है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे जिसके द्वारा ये अलग हो रहा है, एम्प्यूटेशन। तो अब लेग कैसा हो गया, एम्प्यूटेड लेग हो गया है या एम्प्यूटेड लेग, ठीक है, एम्प्यूटेड लेग हो गया। नाउ सेकेंड थिंग जो इस टाइम पे हमारे माइंड में आती है कि इफ एम्प्यूटेशन हुआ है देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि लेग एम्प्यूटेड तो हुआ बट जब पार्ट कटा तो क्या ब्लड बाहर नहीं आया होगा, ऑफ कोर्स आया होगा। तो ब्लड बाहर की तरफ रिलीज हुआ होगा, जब ब्लड बाहर रिलीज होगा तो उसे रोका जाएगा। तो प्री ब्लास्टेमा स्टेज में होगा क्या, एक्चुअल में ब्लड की क्लॉटिंग होगी, ब्लड क्लॉट होगा, रुकेगा, रक्तस्राव नहीं होगा, ब्लड लॉस नहीं होगा, और ब्लड लॉस को प्रिवेंट करने के लिए क्या होगा, कोगुलेशन प्रोसेस। तो प्री ब्लास्टेमा में क्या होता है, कोगुलेशन का प्रोसेस होता है, एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो कोगुलेशन होता है। नाउ सेकेंड थिंग ये है कि ब्लास्टेमा स्टेज आएगी। अब क्योंकि ब्लड लॉस रोक दिया गया है तो जो आसपास के सेल्स हैं वो क्या करेंगे, प्रोलिफरेट करने लग जाएंगे। अब डिवीजन शुरू होगा, सेल डिवीजन स्टार्ट होगा, तो प्रोलिफरेट करेंगे, तो प्रोलिफरेशन के कारण सेल्स माइग्रेट करके इस रीजन में भी ऊपर की तरफ आने लग जाएंगे, ठीक है। तो ब्लास्टेमा में क्या हो रहा है, एक्चुअल में सेल्स प्रोलिफरेट कर रहे हैं, सेल्स का डिवीजन हो रहा है, विभाजन कर रहे हैं, बहुत सारा, विभेदन नहीं, विभाजन कर रहे हैं, और विभाजित होकर एक कलिका रूपी संरचना बना रहे हैं, तो उसको हम बोल रहे हैं ब्लास्टेमा। क्योंकि सेल्स आए, बहुत सारे आए, कलिका रूपी संरचना बनाई और इसी कलिका रूपी संरचना को नाम दिया गया ब्लास्टेमा, ठीक बात है।
यानी कि ब्लास्टेमा स्टेज में हो क्या रहा है, सेल्स का प्रोलिफरेशन, सेल्स प्रोलिफरेट कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं, डिवीजन करके उसी रीजन के ऊपर आ रहे हैं, और ये जो रीजन था इसको हम बोलते हैं स्टम्प या फिर ठूंठ बोलते हो। तो स्टम्प रीजन के ऊपर सेल्स प्रोलिफरेट करके आ रहे हैं, ब्लास्टेमा बना रहे हैं। नाउ अब थर्ड स्टेप क्या होगा, मॉर्फोजेनेसिस। सिंपल सा स्टेप है मॉर्फोजेनेसिस। मॉर्फोजेनेसिस का मतलब आकारिकी देना, आकार देना एक्चुअल में, एंड आकार देने का मतलब क्या होगा, यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लगेगा कि ब्लास्टेमा बना, ब्लास्टेमा के बाद अब धीरे धीरे इसमें चेंजेस आएंगे, एंड अकॉर्डिंग टू द चेंजेस ये एक शेप ले लेगा, ये एक मोर्फोलॉजी ले लेगा, एक जैसी संरचना है वैसी संरचना में चेंज हो जाएगा, राइट। तो चेंजेस जो हैं वो किस स्टेज से आएंगे, ब्लास्टेमा के बाद से आएंगे, एंड क्या करेंगे ये देखेंगे यहाँ पर। सबसे पहले जो चेंजेस आएंगे वो क्या आएंगे, कोन स्टेज बनेगी, ठीक है। आगे की तरफ चेंजेस होंगे, डेवलपमेंट होगा, तो कोन स्टेज बनेगी, और हम ये मान के चलते हैं कोन स्टेज जो है वो 20th डे बनती है, ठीक बात है। 20th डे बनती है, एक बार जब हैंड कटा उसके 20 डेज के बाद कोन स्टेज का निर्माण होता है। कोन स्टेज के बाद अब क्योंकि इसको संरचना देनी है, इसको संरचना देनी है, तो कौन सी स्टेज आएगी, अब धीरे धीरे एक प्लेट नुमा संरचना देखने को मिलेगी, पैलेट लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, तो उसी को हमने नाम दे दिया पैलेट स्टेज। सिंपल, सबसे पहले कोन स्टेज के बाद पैलेट स्टेज। नाउ पैलेट स्टेज में क्योंकि प्लेट्स बन रही हैं, अब क्योंकि ये हैंड का है, ये लेग का है, तो हमने इसको नाम दे दिया हैंड प्लेट, इसको नाम दे दिया फुट प्लेट, फुट की बन रही है। नाउ पैलेट स्टेज के बाद अब डिजिट्स का फॉर्मेशन होगा, तो डिजिट्स के फॉर्मेशन में फोर लेग में 4 डिजिट्स बन जाएंगे, यहाँ पर डिजिट्स बनेंगे वो कितने होंगे, 5 डिजिट्स बन जाएंगे। सिंपल, वेरी सिंपल। कोन स्टेज, पैलेट स्टेज, प्लेट स्टेज, एंड लास्टली डिजिट्स फॉर्मेशन होगा। सो इस तरह से मॉर्फोजेनेसिस होगा, और डिजिट फॉर्म होते ही जैसा लेग था, जैसा स्ट्रक्चर था लिम्ब का, वैसा का वैसा स्ट्रक्चर फिर से प्रोड्यूस हो जाएगा। सो ये हमारे थे मॉर्फोलॉजिकल इवेंट्स, कि मॉर्फोलॉजी के आधार पर कैसे इवेंट्स चल रहे हैं एंड कैसे आगे जाकर फॉर्मेशन हो रहा है, राइट। नाउ बात करेंगे सेकेंड इवेंट की। सेकेंड इवेंट हमारे पास आता है हिस्टोलॉजिकल, यानी कि उत्तक के आधार पर भी विभेदन होता है, डिफरेंशिएशन होता है। हिस्टोलॉजिकल का मतलब है उत्तकीय, टिश्यू के आधार पर जो चेंजेस हो रहे हैं उनको हम बोलेंगे हिस्टोलॉजिकल इवेंट्स। नाउ हिस्टोलॉजिकल इवेंट्स को भी हम 2 पार्ट्स में या 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट है डी डिफरेंशिएशन, दूसरा पार्ट इसका हो जाएगा प्रोलिफरेशन, एंड थर्ड पार्ट हो जाएगा रीडिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन, प्रोलिफरेशन एंड रीडिफरेंशिएशन, यानी कि फर्स्ट पार्ट है निर्विभेदन, निर्विभेदन के बाद प्रोलिफरेशन हो रहा है, सेल डिविजन हो रहा है, ग्रोथ हो रही है, एंड ग्रोथ के बाद वापस से क्या हो रहा है, रीडिफरेंशिएशन, यानी कि पुनः विभेदन। एक बार विभेदन हुआ था पहले, अब वापस से विभेदन हो रहा है, कब, जब हैंड कटा, लिम्स एम्प्यूटेड हुए, उस कंडीशन में फिर से विभेदन हो रहा है, इसलिए इसे बोल रहे हैं हम री विभेदन, पुनः विभेदन।
एक विभेदन हुआ था एम्ब्रियोलॉजिकल अवस्था में, भ्रूणीय अवस्था में, इसलिए हम दोबारा बोल रहे हैं कि दोबारा इसमें विभेदन हो रहा है, तो इसका नाम दे दिया जाएगा रीडिफरेंशिएशन। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे सामने आती है वो ये कि डी डिफरेंशिएशन कब होगा? प्री ब्लास्टेमा स्टेज में पहले कटा। ये सारे इवेंट्स जो है वो एक साथ चल रहे हैं, ऐसा नहीं ये पहले हो गया फिर ये इवेंट होगा और फिर ये होगा, नो, ये सारे इवेंट्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे के साथ चल रहे हैं, तभी लिम्ब का फॉर्मेशन प्रॉपरली हो पा रहा है। सो जब प्री ब्लास्टेमा स्टेज है, पूर्व प्रमुकुल अवस्था है, उस कंडीशन में प्री ब्लास्टेमा स्टेज में क्या होगा? रुकेगा ब्लड, ब्लड रुकने के साथ साथ ब्लास्टेमा स्टेज में क्या होगा? सेल्स प्रोलिफरेट करेंगे, यानी कि डी डिफरेंशिएशन जो हो रहा है वो यहाँ तक हो रहा है, यहाँ तक हो रहा है। सेकेंड स्टेप में बात करेंगे प्रोलिफरेशन की, यानी कि सेल्स अब क्या कर रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, क्योंकि डी डिफरेंशिएशन होना ज़रूरी है। एक बार जब डिफरेंशिएशन जो है, विभेदन जो है वो रुकेगा, तभी हम वापस से उसको विभेदित कर पाएंगे, या एक बार स्टेम सेल्स जैसे होंगे सेल्स वापस से, जैसे स्टेम सेल्स होते हैं कुछ भी बना सकते हैं आगे, वैसी कंडीशन में जब जाएंगे तभी आगे जाकर वापस से विभेदन हो पाएगा। अदरवाइज वापस विभेदन कैसे होगा? जब ऑलरेडी विभेदित है, निर्विभेदन नहीं हो रहा, तो वो ही आगे बढ़ जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है, वो आगे बढ़ नहीं सकता है, क्योंकि सब कुछ खराब हो गया है, सब कुछ टूट गया है, अलग हो गया है। तो वापस से उसको ग्रोथ कराने के लिए हमें क्या ले जाना पड़ेगा? किस अवस्था में ले जाना पड़ेगा? स्टेम सेल अवस्था में। एंड स्टेम सेल अवस्था में ले जाने के लिए हमें डी डिफरेंशिएशन कराना ज़रूरी है, यानी कि बॉडी को पता है एक्चुअल में से अब कहाँ जाना है, डी डिफरेंशिएशन में जाना है, तभी प्रोलिफरेशन होगा, स्टेम सेल की प्रॉपर्टी आएगी एंड वापस से विभेदन हो जाएगा। क्योंकि साइज़ भी तो हमें वैसी उतनी करनी है, एक हैंड बड़ा है, एक कट गया और वहीं पे ही चेंज हो गया तो नहीं हो सकता। इसलिए प्रोलिफरेशन भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। जैसे मैंने सपोज बोला ये लेग है, सॉरी ये हैंड है, हैंड मान लेते हैं, ठीक है, ये नॉर्मल है, ये कटा था इसलिए ये इतना सा ही बना, भाई वहीं से विभेदन हो गया, प्रोलिफरेट ही नहीं किया, सेल्स ने डिवाइड ही नहीं किया, नंबर इंक्रीज नहीं किया, नहीं बढ़ाया, तो उस अवस्था में क्या दिखा? इतना सा हैंड। तो क्या कंट्रोल कोऑर्डिनेट हो पाएगा? नहीं। इसलिए प्रोलिफरेशन भी एक हमारा इम्पॉर्टेंट स्टेप है और डी डिफरेंशिएशन भी इम्पॉर्टेंट। नाउ प्रोलिफरेशन हुआ, प्रोलिफरेशन के बाद जब मॉर्फोजेनेसिस हो रहा है, मॉर्फोजेनेसिस के साथ साथ क्या भी हो रहा है? रीडिफरेंशिएशन, यानी कि कौन स्टेज बन रही है, तो वो कंडीशंस कैसे हो रही है? वापस से विभेदित होने के कारण हो रही है, वापस से विभेदन हो रहा है। तो ये तो हमने मॉर्फोलॉजी की बात की, बाहर की तरफ की बात की। भाई अंदर भी तो, लिम्स के अंदर की अगर बात करते हैं तो ब्लड वेसल्स होती हैं, मसल्स होती हैं, बोन्स होती हैं, ब्लड वेसल्स, मसल्स, बोन्स, राइट, कनेक्टिव टिश्यूज, ये सारी चीज़ें होती हैं, राइट। सो इनका विभेदन होना ज़रूरी है दोबारा। तो पहले ये निर्विभेदित होंगे और फिर वापस से विभेदित होकर, बढ़कर, विभेदित होकर फिर से ये बना लेंगे। तो बाहर तो क्या चलता रहेगा? कोन स्टेज, प्लेट स्टेज, डिजिट फॉर्मेशन। अंदर भी क्या चल रहा है? बस ब्लड वेसल्स, मसल्स, बोन्स, ये सारी चीज़ें बन रही हैं, वापस से विभेदन होकर निर्माण हो रहा है। किससे? स्टेम सेल्स से, क्योंकि स्टेम सेल्स में ये बदल दी गई हैं। और प्रोलिफरेशन क्या हो रहा है? सेल डिविजन बढ़ रहा है, साइज में, संख्या में बढ़ रहे हैं सेल्स। सो दैट इज़, ये तीनों स्टेजेस जो हैं इसके साथ जुड़ी हुई हैं, इसके साथ अटैच्ड हैं। नाउ लास्ट स्टेज की बात करते हैं, बायोकेमिकल, जैव रासायनिक, या फिर आप बोलते हो फिजियोलॉजिकल इवेंट, कारिकीय इवेंट है। नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हम देखते हैं, बायोकेमिकल इवेंट। ये भी इवेंट दो पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगा। एक रहेगा कैटाबॉलिक, एक रहेगा एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक, एनाबॉलिक।
कैटाबॉलिक रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो कैटाबॉलिक रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें चीज़ें क्या होती हैं, टूटती हैं, यानी कि ब्रेक डाउन होता है। ठीक बात है। और एनाबॉलिक रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें चीज़ें जुड़ती हैं, नई बनती हैं, फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक में कट हो रही है चीज़ें, ऐसे भी याद रख सकते हो। कैटाबॉलिक में चीज़ें कट हो रही है, विखंडात्मक भी बोल सकते हो, डिस्ट्रक्टिव भी बोल सकते हो। और एनाबॉलिक में चीज़ें न्यू बन रही हैं। ठीक है, कट होना और न्यू बनना, तो दोनों चीज़ों में डिफरेंस आ गया। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, भाई एना में एना आ रहा है तो न्यू, सी में कट आ रहा है तो टूटना, कट हो रही। कैटाबॉलिक रिएक्शन की जब मैं बात करती हूँ, ये तो चलो मसल्स बोन्स यहाँ पे भी लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैटाबॉलिक रिएक्शन की जब अपन बात करते हैं तो कैटाबॉलिक रिएक्शन में क्या चीज़ें होंगी, टूटेंगी। तो टूटेंगी जब चीज़ें तो प्रोटीन्स तोड़ेंगे, प्रोटीन्स टूटेंगे, मोस्ट प्रोबेबली जो टूटेगा वो क्या होगा, प्रोटीन्स। प्रोटीन्स किसकी वजह से टूट सकते हैं, कौन से एंजाइम्स की वजह से टूट सकते हैं, प्रोटीएज एंजाइम्स की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि प्रोटीएज एंजाइम्स क्या करते हैं, प्रोटीन्स को तोड़ते हैं, अलग करते हैं, तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन करवाते हैं। दूसरी चीज़, कैथैप्सिन का काम भी क्या है, प्रोटीएज को, प्रोटीन्स को तोड़ना, तो कैथैप्सिन की मात्रा भी यहाँ पे बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, और ये अगेन वापस से क्या करेंगे, प्रोटीन को तोड़ेंगे। नाउ एक और है डाइपेप्टाइडेज, तो डाइपेप्टाइडेज की मात्रा भी क्या बढ़ेगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये भी क्या करेंगे, प्रोटीन्स के बीच में जो पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं उन पेप्टाइड बॉन्ड्स को क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, तोड़ेंगे। तो प्रोटीन्स के पेप्टाइड बॉन्ड्स को तोड़ेंगे डाइपेप्टाइडेज। सब कुछ टूटेगा जब प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करने वाले एंजाइम्स की मात्रा ज़्यादा है, हाई है। तो दूसरी चीज़, ये सब टूटेंगे क्योंकि ये सब ज़्यादा है। तो टूटने के बाद जब प्रोटीन्स टूटेंगे तो प्रोटीन्स की मात्रा तो धीरे धीरे कम होने लग जाएगी, अमीनो एसिड्स की मात्रा धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगी। ठीक बात है, अमीनो एसिड क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अमीनो एसिड से ही तो प्रोटीन बनते हैं, आप सबको पता है। रेप्लिकेशन, डीएनए से डीएनए का बनना, डीएनए से एमआरएनए का बनना, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, एमआरएनए से प्रोटीन्स का बनना। एमआरएनए से प्रोटीन्स कैसे बनते हैं, पहले अमीनो एसिड्स ऐड होते हैं और सारे अमीनो एसिड्स जब जुड़ जाते तो एक लॉन्ग पॉलीमर बन जाता है, क्या नाम देते हो उसको, प्रोटीन। ठीक है, तो अमीनो एसिड्स की मात्रा बढ़ने लग जाएगी, प्रोटीन्स की मात्रा घटने लग जाएगी। तोड़ना है ना, क्योंकि चीज़ों को तोड़ेंगे तो जो सिंपल यूनिट्स हैं, मोनोमर्स हैं, वो बढ़ेंगे। अब अमीनो एसिड बढ़ने के साथ साथ लैक्टिक एसिड भी बढ़ेगा। ठीक है, लैक्टिक एसिड क्यों बढ़ रहा है, बिकॉज ऑक्सीजन की धीरे धीरे कमी होने लग जाएगी, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है, तो उस कंडीशन में लैक्टिक एसिड की मात्रा बढ़ेगी। एसिड्स बढ़ रहे हैं, अमीनो एसिड्स, लैक्टिक एसिड्स बढ़ रहे हैं। दूसरी चीज़, जब एसिड बढ़ेगा तो पीएच कम होगा कि ज़्यादा होगा, पीएच ऑब्वियस सी बात है कम होने लग जाएगा। 7.2 अगर नॉर्मल पीएच है तो एसिडिक की तरफ जाएगा, और एसिडिक की तरफ जाएगा तो पीएच हमें दिखेगा 6.2 के आसपास, कुछ मान लो रेंज हो सकती है। तो पीएच क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। पीएच के साथ साथ जो आरक्यू लेवल है, रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट लेवल है, ये भी घट रहा है, ये भी कम हो रहा है। ठीक है, आरक्यू लेवल भी धीरे धीरे कम हो रहा है। ठीक है,
तो हमने चेंजेस क्या देखे ब्रेकडाउन में? कैटाबॉलिक रिएक्शंस में प्रोटीन्स कम, एंजाइम्स ज़्यादा, एंजाइम्स ज़्यादा तो प्रोटीन्स टूट रहे हैं, अमीनो एसिड ज़्यादा, लैक्टिक एसिड ज़्यादा, पीएच कम 6.2 से 6.6 के आसपास हो सकता है ये रेंज। मैंने पहले ही बोला ये रेंज डिफरेंट हो सकती है, 6.6 तक भी जा सकता है, ये 6.8 तक भी जा सकता है, ठीक है, डिपेंड्स। आरक्यू लेवल ऑब्वियस सी बात है कम हो रहा है, ये चेंजेस होंगे। अब बात करूँगी एनाबॉलिक, न्यू चीज़ें बन रही हैं, फॉर्मेशन हो रहा है, निर्माण हो रहा है, तो इसका क्या सब कुछ उल्टा नहीं हो जाएगा? सब कुछ उल्टा हो जाएगा, तो उल्टा होगा तो उस टाइम पे देखो एक और चीज़, ये इवेंट भी इसके साथ चल रहा है, यानी कि जब डी डिफरेंशिएशन हो रहा है, कब हो रहा है? प्री ब्लास्टेमा और ब्लास्टेमा से पहले। जब डी डिफरेंशिएशन हो रहा है इस अवस्था में, तो क्या हो रहा है? सब कुछ टूट रहा है, पहले जैसा हो रहा है, तो टूट रहा है। और टूटने के बाद जब रीडिफरेंशिएशन होगा, कब हो रहा है? मोर्फोजेनेसिस के टाइम पे, तो क्या हो रहा है? धीरे धीरे सब कुछ बनेगा, तभी तो वापस से विभेदन हो पाएगा। तो अब क्या होगा? मसल्स बनना, प्रोटीन्स बनना, कार्बोहाइड्रेट्स बनना, ये सब शुरू हो जाएंगे। तो इस कंडीशन में क्या होगा? ये एंजाइम्स जो हैं, तोड़ने वाले जो एंजाइम्स हैं, सारे कम। अब कौन से वाले एंजाइम्स बढ़ेंगे? जो बनाते हैं, जो चीज़ों को फॉर्म करवाते हैं, वो वाले एंजाइम्स की मात्रा ज़्यादा। तो इन एंजाइम्स की मात्रा कम। बनानी है चीज़ें, प्रोटीन्स की मात्रा ज़्यादा, कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा ज़्यादा। चीज़ें बनानी है तो ऑक्सीजन का यूज़ भी होगा, लैक्टिक एसिड की मात्रा कम, बहुत कम। अमीनो एसिड्स की मात्रा कम, क्योंकि अमीनो एसिड सारे यूज़ किए जा रहे हैं प्रोटीन बनाने के लिए, बना रहे हैं हम प्रोटीन बनाने के लिए, तो प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा और अमीनो एसिड की मात्रा कम। नेक्स्ट, एसिड्स कम हो रहे हैं, दोनों एसिड्स कम हो रहे हैं, पीएच बढ़ जाएगा, 7.2 से ऊपर चला जाएगा, 4 के आस 7.4 7.5 के आसपास रेंज बढ़ जाएगी, 4 के आसपास 6 के आसपास मान सकते हैं, तो ऊपर जाएगा 7.2 से, तो पीएच अगेन बढ़ रहा है। आरक्यू लेवल अब क्या होगा इस कंडीशन में? आरक्यू लेवल भी बढ़ेगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है, तो लैक्टिक एसिड तो कम होना ही है। सो सिंपल सी बात, लिम्ब रीजनरेशन की बात करते हो जब भी, तो 3 इवेंट्स साथ में होते हैं, मॉर्फोलॉजिकल, आकारिकी, उत्तकीय हिस्टोलॉजिकल, बायोकेमिकल एंड जैव रासायनिक। सीधी सी बात, सब में 3-3 स्टेप्स हैं, इसमें 2 हैं लास्ट वाले में, ब्रेकडाउन, फॉर्मेशन, साथ साथ चलते हैं सारे प्रोसेसेस एंड डायग्राम्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सो इस प्रोसेस का आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे का प्रोसेस कंटिन्यू करें, आगे बढ़ें। नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है आई रीजनरेशन। ऑलराइट, अब बात करेंगे हम आई रीजनरेशन की, या लेंस रीजनरेशन बोल सकते हो, या इसका एक और नाम जो दिया जाता है वो होता है वोल्फियन रीजनरेशन। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, आई रीजनरेशन। वोल्फियन रीजनरेशन इसलिए बोलेंगे बिकॉज वोल्फ नाम के साइंटिस्ट ने इसका ऑब्जर्वेशन किया था। सो आई रीजनरेशन, जब आई का जो लेंस होता है, लेंस को जब काट दिया जाता है या लेंस निकाल दिया जाता है तो उसे हम बोलते हैं लेंसेक्टोमी। लेंस को निकालने का प्रोसेस, लेंस को रिमूव करने का प्रोसेस लेंसेक्टोमी कहलाता है। सो लेंसेक्टोमी क्या है? लेंस का रिमूवल या लेंस को काटना, निकालना, रिमूव करना, राइट। दूसरी चीज़, जब भी रीजनरेशन की बात करते हैं, रीजनरेशन में प्रोसेस में डिफरेंस दिखेगा। एम्ब्रियोलॉजी का जो लेंस फॉर्मेशन होता है एम्ब्रियोलॉजी के दौरान,
भ्रूण अवस्था के दौरान उसमें चेंज है, उसमें परिवर्तन है। एंड जब हम उसे ही कंपेयर करते हैं रीजनरेशन